Hello students, welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your business studies educator. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में बिजनेस स्टडीज के कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस स्टडीज क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि व्यावसायिक संगठन क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर्स के बारे में। हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, इनका ओनर कौन होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमने सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था कि सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनका गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। ये सरकार के किसी विभाग या संसद के अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं। हमने इसके बहुत सारे प्रकार पढ़े। मुख्यतः ये 3 प्रकार के थे: विभागीय उपक्रम, वैधानिक उपक्रम और सार्वजनिक कंपनी या सरकारी कंपनी। आज एक और नया प्रश्न हमारे सामने आया जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवसाय में भूमिका। कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इवन दैट अगर आप आगे जाकर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या थे और उनमें क्या किसी तरीके के चेंजेस आए हैं, तो ये पूरा आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। विकास के प्रारंभिक दौर में पंचवर्षीय योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र को काफी महत्व दिया। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। कुछ ही ऐसे उद्योग थे जिनको निजी व्यवसाय करने की अनुमति थी, जिन क्षेत्रों में निजी व्यवसाय किया जा रहा था। अधिकतर सारे व्यवसाय किसके द्वारा किए जाते थे? सरकार के द्वारा किए जा रहे थे और सार्वजनिक क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तभी आशा की गई थी कि हमारा देश अब विकास तीव्र गति से करेगा, जिसके लिए इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? सार्वजनिक क्षेत्रों को दी गई। अधिकतर सभी उद्योगों पर स्वामित्व किसका रहा? सार्वजनिक क्षेत्रों का। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तब सरकार के पास ही धनराशि थी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र ही व्यवसाय को करने की स्थिति में थे। तो अत्यधिक मात्रा में सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की गई। भारत की जो पहली औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, उसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया ताकि देश का विकास किया जा सके। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो सबसे मूलभूत बातें आई कि 1956 की जो हमारी औद्योगिक नीति रही उसने किन बातों पर जोर दिया। 1956 की औद्योगिक नीति में सबसे पहला बात थी मूलभूत ढांचे का विकास करना। क्योंकि आज़ादी के पश्चात हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, हमारे देश में अत्यधिक गरीबी थी। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना सरकार की पहली शर्त रही। इसीलिए 1956 की औद्योगिक नीति का पहला जो लक्ष्य था वो था मूलभूत ढांचे का विकास करना। तो किसी भी उद्देश्य में या किसी भी देश में मूलभूत ढांचे का विकास करना औद्योगिकरण की पूर्व शर्त होती है।
औद्योगिकरण यानी कि व्यवसायों का विस्तार हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बिना पर्याप्त परिवहन, संचार सुविधाओं एवं ऊर्जा तथा मूलभूत भारी उद्योगों को जीवित नहीं रखा जा सकता था। यानी अगर हम व्यवसाय नहीं करेंगे या व्यवसाय को हम करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है परिवहन। यानी जब तक आपके पास परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होंगे ताकि आप व्यवसाय में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकें, तब तक औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। इसी तरह संचार की सुविधाओं, ईंधन और ऊर्जा, ये सारी चीज़ें मूलभूत ढांचे के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक थी। तो सरकार का सबसे पहला जो कदम था सार्वजनिक नीति में वो यही था औद्योगिकरण की नीति में कि व्यवसाय करने के लिए मूलभूत ढांचे का विकास किया जाए, यानी परिवहन की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, ईंधन एवं ऊर्जा, इस प्रकार की समस्त सुविधाएं व्यवसायियों को उपलब्ध करवाई जाएं ताकि देश में औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा दिया जा सके। तो औद्योगिकरण की नीति 1956 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट सरकार की तरफ से था वो था मूलभूत ढांचे का विकास करना। सेकंड पॉइंट, मूलभूत ढांचे में किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, यानी मूलभूत ढांचे में सरकार किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहती थी या किन तथ्यों पर वो निवेश करना चाहती थी। तो वे थे मूल क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, जिसके लिए भारी पूंजी का निवेश, जटिल एवं आधुनिक तकनीक, बड़े एवं प्रभावी संगठन से स्टील संयंत्र आदि की आवश्यकता होती है। यानी सरकार किन क्षेत्रों में निवेश करना चाहती थी। क्वेश्चन ये आता है कि वह मूलभूत ढांचे का मतलब क्या है, किस ढांचे का या किस चीज का सरकार विकास करना चाहती थी। तो सरकार व्यवसाय करने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहती थी, यानी कि व्यवसाय करने के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहती थी। इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी। आधारभूत ढांचे को विकास करने के लिए आपको भारी निवेश यानी अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होती थी। दूसरा, जटिल एवं आधुनिक तकनीक, बड़े एवं प्रभावी संगठनों से स्टील संयंत्र आदि की आवश्यकता, बड़े बड़े संयंत्रों की आवश्यकता होती थी उस टाइम पे, आधुनिक तकनीकों की। और जब भारत आज़ाद हुआ तब सिर्फ सरकार ही ऐसी स्थिति में थी जो इन सब चीज़ों को तैयार कर सकती थी, क्योंकि निजी व्यक्तियों के पास में उस समय इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं थी कि वे औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सके। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को अहम माना गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। औद्योगिक नीति 1956 के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसको दी गई थी, सार्वजनिक क्षेत्रों की। तो इन भावी क्षेत्रों में निवेश की दिशा देने के लिए किन किन चीज़ों की स्थापना करने पर विकास दिया गया, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास करना है तो वो किन किन क्षेत्रों में करेंगे, यानी किन किन क्षेत्रों में वो निवेश या बिजनेस या व्यवसाय स्थापित करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा होटल, परियोजना प्रबंध, सलाहकार एजेंसियां, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। कि जब भारत आज़ाद हुआ तब सबसे पहले व्यवसाय करने के लिए किन क्षेत्रों को रखा गया या कहाँ पर निवेश की आवश्यकता महसूस हुई कि इन क्षेत्रों को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा देश जरूर विकास करेगा। तो उसके अंदर कुछ क्षेत्र थे होटल, परियोजना प्रबंध यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सलाहकार एजेंसियां, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। उस मूल क्षेत्र में निवेश करना जहां निजी क्षेत्र के उद्यम अपेक्षित दिशा में कार्य नहीं कर रहे हो, जैसे रासायनिक खाद, दवा उद्योग,
पेट्रो रसायन, अखबार, काश आदि। मूलभूत ढांचे के अंतर्गत ऐसे तत्वों को भी सम्मिलित किया गया जहां पर अभी तक भारत के किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया था, या मूल क्षेत्र में जहां निजी क्षेत्र में, जहां पर प्राइवेट सेक्टर अभी तक कार्य नहीं कर रहे थे, या तो किसी ने कार्य नहीं किया है या प्राइवेट सेक्टर ने जिसको अभी तक टच नहीं किया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी फार्मेसी इंडस्ट्रीज, दवाइयों के उद्योग, रासायनिक खाद, पेट्रोल। ये वो क्षेत्र थे जहां पर अभी तक निजी क्षेत्रों ने या निजी स्वामित्व वाले व्यक्तियों ने भी व्यवसाय करना प्रारंभ नहीं किया था। तो इन क्षेत्रों में विकास करना भी किसकी जिम्मेदारी मानी गई? सरकार की। तो सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को चुना जहां से आधारभूत ढांचा तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता थी। निवेश कहाँ किया गया? निवेश किया गया होटल परियोजनाओं में, सलाहकार एजेंसियों में, वस्त्र उद्योगों में और ऑटोमोबाइल में। कुछ नए क्षेत्रों को भी चुना गया जहां पर अभी तक निजी क्षेत्रों ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था। तो ऐसे कौन से क्षेत्र थे? रासायनिक खाद्य, दवा उद्योग, पेट्रो रसायन, अखबारी कागज आदि। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, मूलभूत ढांचे का विकास का मतलब व्यवसाय करने के लिए उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जहां से औद्योगिक विकास को तीव्र गति से बढ़ावा मिल सके, यानी औद्योगिक विकास की गति क्या हो सके? तीव्र हो सके। इस उद्देश्य से सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति 1956 में बनाई थी, जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? सार्वजनिक क्षेत्रों की। बड़े पैमाने पर लाभ। सरकार के द्वारा जब इन नीति का गठन किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था बड़े पैमाने पर लाभ कमाना, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। उनके पास में पर्याप्त कोष उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी नीति का इस तरीके से गठन किया ताकि सरकार को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त हो सके। अब बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए? तो जिन क्षेत्रों में भारी पूंजी वाले बड़े पैमानों के उद्योगों की आवश्यकता थी, वहां बड़े पैमानों के लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों को आगे लाया गया। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती थी, ऐसे क्षेत्र किनको दिए गए? सार्वजनिक। कि इन उद्योगों में कौन कार्य करेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र आगे ला जाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है, मैम ऐसे कौन से उद्योग थे? किस बेसिस पे हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया? तो कुछ उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से थे बिजली, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने की इकाइयों की स्थापना की गई। क्योंकि ये क्या सोचा गया कि अगर हम किसी चीज में अत्यधिक पूंजी लगा रहे हैं तो वहां से हमें लाभ भी क्या होगा? अत्यधिक होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में पूंजी किसने लगाई? सार्वजनिक क्षेत्रों ने। और इन पर व्यवसाय भी किसके द्वारा किया गया? सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये आशा की गई कि इससे हमें बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होंगे। और ऐसे क्षेत्र थे बिजली उद्योग, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन एक्सेट्रा। एक और आशा की गई सार्वजनिक क्षेत्रों से, वो था आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक का क्या मतलब है और इसको हमने क्यों प्रारंभ किया है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो हमें ये पता था कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर व्यवसाय करने के ही उद्देश्य से आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया था, जो भारत के अंदर व्यवसाय करने के उद्देश्य से आई थी।
और धीरे धीरे उस कंपनी ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार या स्वामित्व जमा लिया। तो जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तब सरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि वो किसी भी निजी क्षेत्र को या किसी भी व्यक्ति को आर्थिक शक्ति के रूप में केंद्रित नहीं होने देगी, यानी किसी की राजाशाही वो नहीं चलने देंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा, चाहे पब्लिक सेक्टर्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, दोनों पर सरकार का नियंत्रण रखा। निजी क्षेत्रों में कुछ ही औद्योगिक घराने होते थे जो भारी उद्योगों में निवेश करने के इच्छुक थे। इस कारण से धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता था, जिससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलता था। जब भारत आज़ाद हुआ तब पूंजीपतियों की जो गिनती थी वो भारत के अंदर बहुत कम थी, क्योंकि भारत एक गरीब देश था जहाँ अत्यधिक जनसंख्या कैसी थी, गरीब थी। तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्रों में जो लोग उद्योग करना चाहते थे या जो निजी क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक थे या जिनके पास पर्याप्त धनराशि थी, ऐसे व्यक्ति बहुत कम थे, जिसके कारण क्या होता था, एकाधिकार को बढ़ावा मिलता था कि एक ही व्यक्ति है जो सारा व्यवसाय संचालित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह दायित्व उठाया कि जो बड़े बड़े उद्योग होंगे वो किनके द्वारा किए जाएंगे, सरकार के द्वारा, जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता हो, ताकि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो। क्योंकि यदि हम किसी बड़े उद्योग को एक निजी स्वामित्व को दे देते तो इससे उस निजी स्वामित्व वाली व्यवसाय का या उस निजी स्वामित्व के व्यवसाय के स्वामी का एकाधिकार हो जाता। उस क्षेत्र के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति कार्य कर पाता। तो सरकार इस तरीके का नहीं चाहती थी कि किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार हो, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो। इसके लिए उन्होंने यह निर्धारित किया कि जितने भी बड़े उद्योग होंगे वो किसके द्वारा संचालित किए जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जा सके। इसके पीछे वही प्रबल भावना रही थी कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और फिर अपना एकाधिकार जमा लिया था, वो चीज़ वापस नहीं हो, इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों यानी कि पब्लिक सेक्टरों को अधिक महत्व दिया। आयात की प्रतिस्थापना, आपने दो शब्द सुने होंगे, आयात और निर्यात। आयात का मतलब जब हम बाहर किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगवाते हैं तो उसको वस्तुओं का आयात करना कहा जाता है। इसके विपरीत निर्यात, जब हम एक अपने देश से किसी अन्य देश में वस्तुओं का विक्रय करते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है। तो भारत में आज़ादी के बाद में आयात और निर्यात से संबंधित नियमों को अत्यधिक कठोर बना दिया गया था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो दूसरी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं? दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यकाल में भारत का लक्ष्य कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना था। विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने की एक समस्या थी। सुदृढ़ औद्योगिक आधार के लिए भारी मशीनों का आयात करना भी एक कठिन कार्य था। जैसा मैंने बताया, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद में भारत ने सबसे पहली सबसे कठिन नीतियाँ किस पे बनाई? आयात और निर्यात पर। कि आज़ादी के पश्चात भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना अत्यधिक कठिन हो गया था, क्योंकि मानसिकता वही थी कि कहीं हम वापस गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ जाएं। इसीलिए आयात और निर्यात से संबंधित बहुत कठोर नियम बनाए गए। परंतु जब भारत औद्योगिक विकास की ओर बढ़ा तो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमें महसूस किया जाने लगा कि अगर हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा के बिना भारी मशीनों को आयात करना कठिन कार्य है। क्योंकि तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत के पास इतनी तकनीकें नहीं थी कि वो बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर सके। अशिक्षा, गरीबी, इस तरीके की समस्याओं के कारण भारत औद्योगिक विकास नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से आयात करनी पड़ती थी? अन्य देशों से। और उस समय विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना भी एक कठिन कार्य था। क्यों? क्योंकि सरकार ने आयात से संबंधित नियम अत्यधिक कठिन बना रखे थे। इन सब चीजों के बाद, यानी कि अगर हम 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ें, तो 1956 की औद्योगिक नीति संपूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों पर आधारित थी। संपूर्ण देश के विकास की जिम्मेदारी किसके कंधों पर थी? सार्वजनिक क्षेत्रों के। यह आशा की गई थी आज़ादी के पश्चात कि सार्वजनिक क्षेत्र देश का विकास करेंगे और औद्योगिक गति को बढ़ावा मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1956 की औद्योगिक नीति जो घोषित की गई थी, वो बुरी तरीके से असफल रही। भारत 1990 आते आते विदेशी कर्ज में डूबता चला गया। सार्वजनिक क्षेत्रों से जितनी सफलता की हमने आशा की थी, उतनी पर्याप्त सफलता भी नहीं मिल सकी। भारत पर ऋणों का भार अधिक हो गया। ऐसी स्थिति आ गई कि भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। तब सरकार को वापस से अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने पड़े और एक नई औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ 1991 में। सार्वजनिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अगर हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो बदलाव का जो दौर था वो 1991 में था। 1991 के दौर में औद्योगिक नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें से 3 परिवर्तन थे: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, उसमें जो 3 मुख्य परिवर्तन किए गए, पहला था निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 चीजें थी जिन पर 1991 की औद्योगिक नीति आधारित थी। तो औद्योगिक नीति 1991 में 1956 की तुलना में क्या परिवर्तन किए गए कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी कि उसकी जो असफलता थी उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए 4 प्रमुख सुझाव रखे गए। क्या सुझाव रखे गए? कि क्षमता की संभावनाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित एवं पुनर्जीवित किया जाए। सबसे पहला पॉइंट कि ऐसे पब्लिक सेक्टर्स जो लॉस मेकिंग है, पर जिनको हम वापस सुधार कर सकते हैं, जिनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनको वापस पुनर्जीवित किया जाए। जिन पब्लिक सेक्टर्स को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, उनको बंद कर दिया जाए। सेकंड सजेशन था सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए कि ऐसे सार्वजनिक उद्योग जिनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, या तो उनको बंद कर दिया जाए, यदि आवश्यकता हो तो गैर महत्वपूर्ण में सरकार के समता अंशों को 26% या उससे कम किया जाए। इसका मतलब उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाए। उन्हें किनको सौंप दिया जाए? निजी स्वामित्व को। कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षित करना। इसका मतलब जहां 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, परंतु उनकी विफलता के बाद में सरकार की क्या सोच रही? सरकार ने यह सोचा कि जिन सार्वजनिक उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, उन्हें पुनर्जीवित करें, नहीं तो उन्हें
हम बंद कर दें या उनका निजीकरण कर दें, यानी उनका स्वामित्व किनको दे दें हम? व्यक्तित्व या व्यक्तियों के समूह को जो निजी तौर पर उन व्यवसायों का संचालन करें और कर्मचारियों के हितों की पूर्ण संरक्षण करें। ये 1991 की औद्योगिक नीति में सुधार के लिए 4 जो मुख्य कदम उठाए गए थे उन पर आधारित थे। इसके पश्चात 1956 की जब मैंने भी औद्योगिक नीति बताई तो मैंने कहा था जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे वो सारे के सारे किसके हाथों में थे? सार्वजनिक क्षेत्रों में। परंतु 1956 की औद्योगिक नीति की विफलता के पश्चात ये सारे उद्योगों में से अधिकतर उद्योगों का निजीकरण किया गया। मैंने अभी हाल आपको कहा था 1991 की औद्योगिक नीति में 3 मुख्य परिवर्तन थे, जिसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन था निजीकरण का, यानी ऐसे उद्योग जिन पर सार्वजनिक कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिकार था, अब उन्हें निजी क्षेत्रों को करने की अनुमति दे दी गई। तो 1991 में केवल 8 ही ऐसे उद्योगों को आरक्षित रखा गया जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। बाकी सारे उद्योगों में, बाकी सारे क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ये 8 क्षेत्र कौन कौन से थे? आणविक ऊर्जा, अस्त्र एवं शस्त्र, संप्रेषण, खनन एवं रेलवे। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, रेलवे, खनन और परमाणु ऊर्जा, इस प्रकार के 8 क्षेत्रों को सरकार ने अपने पास रखा। बाकी सारे क्षेत्रों को सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया। इसका मतलब बाकी सभी क्षेत्रों में निजी व्यक्ति भी व्यवसाय कर सकता था। 2001 आते आते इस संख्या को और कम कर दिया। 2001 में केवल 3 ही उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा गया। वो है परमाणु ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र एवं रेलवे परिवहन। इसके अतिरिक्त सारे के सारे उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, यानी अब खनन के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा था, कम्युनिकेशन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर था, संप्रेषण में। इसीलिए आज हम देखते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियां भी कार्य कर रही हैं। तो 1991 का जो सबसे बड़ा बदलाव था औद्योगिक नीति का, वो था निजीकरण। और निजीकरण में क्या किया गया? निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों पर से लगी हुई पाबंदी को हटाया गया और केवल 8 उद्योगों को आरक्षित रखकर बाकी सारे उद्योगों में निजी व्यवसाय या निजी स्वामित्व के व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। ये 1991 की सार्वजनिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसके पश्चात और क्या परिवर्तन किए गए? सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों के अंशों का विनिवेश। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों एवं जनता को बेचा गया। ऐसे सेक्टर्स जो सार्वजनिक थे, जहां पर अब पूंजी की आवश्यकता थी, जो कंटिन्यू लॉस में जा रहे थे, उसका कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पूर्ण रूप से उन्हें निजी क्षेत्रों को समर्पित कर दिया गया। जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनके अंशों को किनको बेच दिया गया? निजी क्षेत्र की इकाइयों को या पब्लिक को। ऐसा क्यों किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य था संसाधन जुटाना एवं आम जनता एवं कर्मचारियों की भागीदारी को व्यापक बनाना। जहां पर ये आशा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम अत्यधिक धनराशि का निवेश करते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होंगे,
परंतु इस सार्वजनिक क्षेत्रों की विफलता के कारण इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। तो इस समस्या का समाधान भी ये निकाला गया, ये सुझाव दिए गए कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के यानी जो सरकारी कंपनी है उनके क्षमता अंशों को या तो निजी क्षेत्र की इकाइयों को या फिर जनता को विकृत कर दिया जाए, ताकि संसाधन यानी कि पूंजी को जुटाया जा सके। संसाधनों में सबसे पहला आवश्यकता क्या है? पूंजी की। इसके साथ साथ जनता और कर्मचारियों की भागीदारी भी व्यापक बनी सके, इनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण। इतनी देर से हम निजीकरण की बात कर रहे हैं, तो निजीकरण करने के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या रहे? क्यों सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों का या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया? क्या उद्देश्य थे इनके निजीकरण के पीछे? या क्यों सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई? तो सार्वजनिक ऋण की भारी राशि एवं ब्याज के भार को कम करना। 1956 से लेके 1990 तक अगर हम बात करें तो जहां भारत ने औद्योगिक रूप से बढ़ावा देने की आशा की थी, ये सोचा था कि भारत तीव्र रूप से औद्योगिक विकास करेगा, भारत की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सार्वजनिक उपकरणों की विफलता के कारण भारत अत्यधिक ऋण में डूब गया था। ऐसी स्थिति के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करने का एक ही उद्देश्य था कि जो सार्वजनिक ऋण हमने ले रखे हैं और उस पर जो धनराशि यानी ब्याज दिया जा रहा है उसको कम किया जा सके। तो इस उद्देश्य के कारण ही सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया गया। दूसरा, जब भी हम किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो उसमें उसकी सफलता और विफलता दोनों का जोखिम क्या होता है? निहित होता है। तो वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करना ताकि कोषों का अधिक उपयोगी परियोजना में निवेश किया जा सके, यानी व्यवसायों में व्यावसायिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना बिल्कुल विपरीत है 1956 की औद्योगिक नीति से। औद्योगिक नीति 1956 में सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा था, जबकि 1991 में निजीकरण किया गया, यानी निजी क्षेत्रों को वाणिज्यिक जोखिम को हस्तांतरित किया ताकि और अधिक उपयोगी परियोजना या प्रोजेक्टों की स्थापना की जा सके। इन इकाइयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, निर्गमित शासन में लाना, अभी हमने पढ़ा था इन इकाइयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का मतलब 1956 के अंदर जितने भी बड़े उद्योग थे उन पर किसका राज था? सार्वजनिक क्षेत्रों का। पर 1991 में इनको मुक्ति दे दी गई और सिर्फ 8 उद्योगों को किसके लिए रखा गया? सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए। बाकी सारे उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण को हटा लिया गया और निगमित शासन लाने का मतलब कंपनियों के रूप में स्थापित करना, अत्यधिक प्राइवेट कंपनियों को स्थापित करने का बढ़ावा दिया गया ताकि व्यवसाय प्रारंभ करे। और निगमित शासन में 2 और चीजें आई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक था वैश्वीकरण और दूसरा था उदारीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है,
यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करें, जिसके लिए आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको कम किया गया, ताकि भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। उदारीकरण को अपनाया गया। जो नीतियां इतनी कठोर थी उनमें लचीलापन लाया गया। तो ये सारी चीजें 1991 की औद्योगिक नीति की नींव का पत्थर थे, ताकि भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। जो भारत को हानि हुई है, जिन ऋणों के अंदर भारत दबा है, वहां से उन ऋणों के भार से उसको मुक्ति प्रदान की जा सके। जिन क्षेत्रों में अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा था, कौन से क्षेत्रों में रहा था? टेली संप्रेषण क्षेत्र। उनमें उपभोक्ताओं का अधिक चयन की सुविधा, कम मूल्य पर और अधिक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सेवाओं को प्रदान करना, कि इस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ताकि उन्हें कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा सके और उसकी गुणवत्ता भी क्या हो? श्रेष्ठ हो। तो 1991 और 1956 की अगर हम औद्योगिक नीति की बात करें तो दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत थे। 1991 की औद्योगिक नीति निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की भावना पर आधारित थी। यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों को या तो पुनर्जीवित करने का रहा, या उनको समाप्त करना या उनको निजीकरण में परिवर्तित करने का था, ताकि भारत में औद्योगिक गति को बढ़ावा दिया जा सके। और औद्योगिक विकास की नींव भी 1991 में ही रखी गई। 1991 से लेके आज तक अब भारत विकास कर रहा है। तो भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन थे सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक नीति 1991। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के पीछे क्या उद्देश्य रहे, या सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में 1991 की औद्योगिक नीति क्या थी, या 1956 की औद्योगिक नीति की विफलता के कारणों को लिखो कि 1956 में औद्योगिक नीति जो आई थी वो क्यों विफल रही, किस कारण से 1991 की औद्योगिक नीति को लाया गया, क्या 1991 की औद्योगिक नीति में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 110% आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। की औद्योगिक नीति के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था बीमार इकाइयों एवं निजी क्षेत्रों के लिए एक समान नीतियां। बीमार इकाइयों का मतलब ऐसे उद्योग जो लॉस मेकिंग है, जिन्हें कंटिन्यू हानि हो रही है। ऐसे उद्योग जिन्हें कंटिन्यू हानि हो रही है, यानी जो बीमार इकाइयां हैं, और निजी क्षेत्र, दोनों के लिए नीतियां एक समान होंगी। इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए इक्वल पॉलिसीज लाई जाएंगी। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को यह निर्णय लेने के लिए सौंपा जाता है ताकि उनका पुनर्गठन किया जा सके या उन्हें पूर्ण रूप से बंद किया जा सके। कि ये निर्धारित करना कि औद्योगिक इकाइयों को हमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो औद्योगिक निकाइयां हैं उनका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था?
औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के द्वारा। यह बोर्ड ये निर्धारित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को पुनर्गठन करना है या उन्हें बंद कर देना है। हमने जब 1991 की औद्योगिक नीति को पढ़ना प्रारंभ किया था तो 4 सुझावों में प्रथम 2 सुझाव यही थे कि या तो सार्वजनिक क्षेत्रों जिनको पुनर्गठन या पुनर्जीवित किया जा सकता है उन्हें पुनर्जीवित करें, या जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इसका निर्णय कौन लेता था? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो यह पूरी चर्चा आज हमने करी औद्योगिक नीति के बारे में। औद्योगिक नीति क्या थी, 1956 में कौन सी औद्योगिक नीति आई, उसके मुख्य पहलू क्या थे, वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रही, सार्वजनिक क्षेत्र ने किन किन बातों पर अत्यधिक विस्तार दिया। तत्पश्चात औद्योगिक नीति 1991, क्यों 1956 की औद्योगिक नीति विफल रही, 1991 की औद्योगिक नीति में हमने क्या क्या परिवर्तन किए, किन किन बातों पर 1991 की औद्योगिक नीति ने जोर दिया, किस प्रकार से औद्योगिक विकास को बढ़ाया जाए, कौन कौन से इसके मुख्य उद्देश्य थे, ये सारी बातें आज हमने पढ़ी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। औद्योगिक नीति का ये पॉइंट सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड में ही नहीं, आपको आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अगर आगे किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास का ये बहुत बड़ा पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके को और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लाती रहूँगी जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।